नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पेपर सेकंड भारतीय समाज, भारत में समाज। इसमें हम लोग क्षेत्रीय परिदृश्य है, इसके प्रमुख प्रणेता एम एन श्रीनिवास, जिनका जीवन काल 1916 से 1999 है। उनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो उनकी योगदान है, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ा। इस कक्षा में हम लोग पश्चिमीकरण, प्रभु जाति और लौकिकीकरण के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात आती है पश्चिमीकरण की। तो एम एन श्रीनिवास की जो द्वितीय महत्वपूर्ण अवधारणा है वो पश्चिमीकरण है। तो एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि हमारे भारत देश में जो 150 या लगभग 200 वर्षों का जो अंग्रेजी शासनकाल रहा, उसने भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक संरचना को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तो ये जो प्रभाव है ये पश्चिमी शासन के अनुरूप हुए और उन पश्चिमी शासकों की तरह से हमने हमारे जीवन शैली, आचार विचार और संस्थाओं को बदला है। तो ये प्रभाव क्या कहलाता है? पश्चिमीकरण कहलाता है। तो एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि पश्चिमीकरण से श्रीनिवास का तात्पर्य भारतीय समाज के ऐसे परिवर्तनों से है जो भारतीय समाज में अंग्रेजों के आगमन के बाद घटित हुए हैं। दोबारा हम लोग एक बार उसको फिर इसकी परिभाषा को देखेंगे। सामाजिक जो विज्ञान, इसकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर हम उन चीजों को अपने हिसाब से यहाँ पर लिखें। इसमें कोई एग्जैक्ट सही और गलत नहीं है, आप जैसा इसके बारे में मेन चीज है इसमें चीज को समझना। तो श्रीनिवास कहते हैं कि जो अंग्रेजों के प्रभाव के कारण, जो 150 वर्षों के अंग्रेजी शासनकाल के प्रभाव के कारण हमने क्या किया, भारतीय लोगों ने क्या किया, अपने आचार विचार, संस्थाओं, नियमों को अंग्रेजों के अनुरूप बदला। तो उस जो परिवर्तन को उन्होंने क्या नाम दिया, क्योंकि यहाँ से ग्रेट ब्रिटेन जो देश है, इंग्लैंड जो अंग्रेजों का जो देश है, वो हमारे यहाँ से पश्चिम दिशा में है, तो इसलिए उसको पश्चिमीकरण नाम दिया। तो अंग्रेजी शासन के प्रभाव से भारतीय समाज में पश्चिमी देशों के अनुरूप विशेषतः ब्रिटेन की तरह से जो परिवर्तन हुए, उसे एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का नाम इसमें दिया है। इस परिवर्तन में क्या हुआ कि भारत की जो समाज की जो संस्थाएं थी, जैसे महाविद्यालय है, अस्पताल है, रेल डाक विभाग है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, ये व्यवस्था यहाँ पर बदली। इसके अलावा मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद का विकास यहाँ पर हुआ। हम भारत में क्या है कि धर्म का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ हम लोग क्या किया कि मानवतावाद की ओर ध्यान दिया। मानवतावाद का मतलब होता है कि हर तरीके से मानव को प्राथमिकता देना। हम लोग यहाँ पर जाति और धार्मिक झगड़ों में जो उलझे हुए हैं, पश्चिमीकरण में ये दिया गया कि मानव की भलाई, मानव कल्याण सबसे सर्वोपरि है। तो इस अवधारणा में, पश्चिमीकरण में, मानवतावाद पे जोर दिया गया, तर्क पे बल दिया गया। हम लोग जैसा कि हम कहते हैं कि जो बहुत सारी घटनाएं कि धार्मिक आधार पर घटित होती हैं, देवताओं की कृपा से होता है, ऐसा पश्चिमीकरण में नहीं माना जाता। इनमें माना जाता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई तर्क होता है। तो इन्होंने मानवतावाद और तर्कवाद पर जोर दिया। दूसरी, समानता के सिद्धांत पर अंग्रेजों ने क्या इसमें पश्चिमीकरण की अवधारणा में जोर इसमें दिया गया। पश्चिमीकरण के स्तर भी क्या है कि अलग अलग हैं। कुछ लोग जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष संपर्क में थे, वहां पर पश्चिमीकरण का प्रभाव ज्यादा रहा। जो लोग संपर्क वालों के संपर्क में या द्वितीय संबंधी थे, उनके पास में थोड़ा कम रहा। और जो लोग परोक्ष रूप से भी पश्चिमीकरण की प्रभाव या ब्रिटेन के संपर्क में थे, जैसा कि हमारा ग्रामीण समुदाय या उसको क्या कहेंगे, उसको सेमी रूरल, उस तरह के जो लोग जो शहरों में जाते, जो मतलब जो तृतीय रूप से संबंधित थे, उनके ऊपर इसका प्रभाव कम रहा। तो इसका पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है, इसका जो स्तर है, अलग अलग रहा। जो सीधे संपर्क में थे उनके ऊपर ज्यादा रहा, और जो सीधे संपर्क में नहीं थे उनके ऊपर अपेक्षाकृत पश्चिमीकरण का प्रभाव ये काफी कम रहा। अब बात आती है कि पश्चिमीकरण के जो स्तर हैं, इसमें कहां कहां परिवर्तन हुआ। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक जीवन और संस्थाओं में परिवर्तन हुआ। वो पश्चिमी देशों, विशेषतः ब्रिटेन की ओर हमारे यहाँ पर जो संस्थाएं, जैसे पुलिस विभाग है, गृह विभाग है और न्याय विभाग है, इस तरह से यहाँ पर बने। दूसरी, जाति व्यवस्था के जो मानक है वो कुछ यहाँ पर शिथिल यहाँ पर इसमें हुए।
और व्यक्ति की जो योग्यता है वो उसकी मतलब उसकी परिस्थिति का निर्धारण उसकी योग्यता से किया जाने लगा। तीसरे में इसमें जो परिवर्तन आया, परिवार व्यवस्था पर आया। पश्चिम में एकल परिवारों का प्रचलन है और हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवारों का प्रचलन है। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव से एकल परिवार संयुक्त परिवार एकल परिवारों की ओर बढ़ने लगे, या संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों का प्रचलन हमारे यहाँ पर बढ़ने लगा। विवाह पर भी परिवर्तन हुआ। हमारे यहाँ पर विवाह को एक धार्मिक संस्कार उसमें माना जाता है और उसमें तलाक का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, पुनर्विवाह का प्रावधान नहीं है। पश्चिमीकरण के प्रभाव से विवाह को कोई दैवीय घटना या धार्मिक उसमें कम उसका पुट कम हुआ और उसमें तलाक के प्रावधान भी किए गए, विवाह विच्छेद के प्रावधान इसमें किए गए और पुनर्विवाह के प्रावधान भी इसमें किए गए। पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्त्रियों को समानता का दर्जा दिया जाने लगा या उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी या स्त्रियों की सुधारवादी दृष्टिकोण से विचार किया जाने लगा। तो यहाँ भी इसमें प्रभाव पड़ा। धार्मिक जीवन, व्यक्ति के जो जीवन है उसमें धर्म का प्रभाव कम होने लगा और तर्क का प्रभाव पश्चिमीकरण के प्रभाव से बढ़ने लगा। इसके अलावा शिक्षा पर प्रभाव, पहले हमारे जो ग्रंथों में थी वो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और पश्चिमीकरण के प्रभाव से विज्ञान की शिक्षा ज्यादा उसमें दी जाने लगी। आर्थिकी का प्रभाव, इसमें बाजार व्यवस्था का प्रभाव हमारे यहाँ पर बढ़ा। कलाओं पर प्रभाव हुआ, नृत्य और संगीत पर भी इसमें प्रभाव यहाँ पर पड़ा और ये इसमें परिवर्तन इस तरीके से हुआ। अब बात आती है कि साहब संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में ये क्या है कि फर्क क्या क्या है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृतिकरण और पश्चिमी में फर्क क्या है। तो दोनों ही अवधारणाएं संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, फिर भी इनमें आधारभूत रूप से अंतर है। तो पहला अंतर क्या है कि संस्कृतिकरण तो एक जाति गतिशीलता की प्रक्रिया है और जो पश्चिमीकरण है वो पश्चिम के लोगों का अनुसरण है। तो संस्कृतिकरण में तो क्या होता है, स्थानीय जो प्रभु जाति है, स्थानीय जो प्रभावशाली लोग हैं उनका अनुसरण किया जाता है और पश्चिमीकरण में जो ब्रिटेन के लोग हैं उनका अनुसरण इसमें करते हैं। तो इसको व्यवस्थित रूप से देखेंगे, धार्मिकता और धर्मनिरपेक्षता। तो जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है उसमें धर्म का कहीं ना कहीं ज्यादा पुट इसमें रहता है। पश्चिम में क्या है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष समाज है, वहां पर सभी धर्मों को पनपने का समान अवसर दिया जाता है। तो पश्चिमीकरण में धर्मनिरपेक्षता उस चीज का धर्म से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, उसमें पश्चिम की जीवन शैली को अपनाने की कोशिश की जाती है। पुरातन और नवीन, संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो एक पुरातन प्रक्रिया है, वो लंबे समय से चली जा रही है और जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक नवीन प्रक्रिया है जो अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद ही में ये क्या होता है कि शाकाहारी बनने पर जोर दिया जाता है, मांस मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध की बात इसमें की जाती है। बाकी पश्चिमीकरण में ऐसा नहीं है, पश्चिम के लोग शराब का सेवन भी करते हैं और वो मांसाहारी भी हैं, तो उसमें शराब और मांस के सेवन पे इस तरह की कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो तो जातीय गतिशीलता की प्रक्रिया है और ये जो पश्चिमीकरण है ये एक वर्गीय गतिशीलता की प्रक्रिया है। इसमें में रहता है। इस प्रकार से हमने
पश्चिमीकरण और संस्कृति की दोनों की अवधारणा इसमें एम.एन. श्रीनिवास की देखी। अगली इनकी जो अवधारणा है वो है प्रभु जाति। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट क्या होती है? इसमें भी श्रीनिवास ने जितनी बार भी अध्ययन किए इस परिभाषा में हमेशा वो परिवार्जन करते रहे। तो श्रीनिवास आधारभूत रूप से कहते हैं कि किसी क्षेत्र में कोई जाति प्रभु जाति होगी, इसके लिए आवश्यक है कि वो जाति वहां पर उसकी पर्याप्त संख्यात्मक वहां पर हो, वो जाति वहां पर पर्याप्त संख्या में हो। दूसरी बात, उसका वहां पर संसाधनों या भूमि पर नियंत्रण हो। तीसरी प्रभु जाति की विशेषता है कि उस जाति के पास में वहां पर राजनीतिक शक्ति हो। चौथी उसकी विशेषता है कि उस जाति की सामाजिक जो परिस्थिति तो इस प्रक्रिया को श्रीनिवास ने लौकिकीकरण कहा है। आवाज डिस्टर्ब हो गई थी, एक बार बीच में दोबारा बोलता हूं कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया से श्रीनिवास का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति के जीवन में धार्मिक विचारों या धर्म का प्रभाव तो कम होता जाता है और उसके स्थान पर तर्क और विज्ञान का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को श्रीनिवास ने लौकिकीकरण की प्रक्रिया का नाम दिया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो श्रीनिवास की जो अवधारणाएं थी, पश्चिमीकरण तो पहले कर लिया था, लौकिकीकरण, प्रभु जाति और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं पर विचार किया। शेष आगे की कक्षाओं में। धन्यवाद।